वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका हैं बचेंद्री पॉल और हम इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। तो प्रश्न एक है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। प्रश्न दो, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? तो इसका उत्तर है लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न तीन, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो इसका उत्तर है लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। प्रश्न चार, हिम संकलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो इसका उत्तर है हिम संकलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। प्रश्न 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो उत्तर है मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर है रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य की प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। प्रश्न 7, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो इसका उत्तर है कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। प्रश्न 8, लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? तो इसका उत्तर है लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया हैं और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। प्रश्न 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? तो इसका उत्तर है लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ये तो हो गए मौखिक प्रश्न। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। पहला, क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो इसका उत्तर है नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थीं मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों के निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़े तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न 3, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो इसका उत्तर है तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो इसका उत्तर है लेखिका को अभियान दल में यूं तो लॉपसोंग, तशारिंग, एंडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वो थे की, जय और मीनू। प्रश्न 5, लोपसंगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो इसका उत्तर है लोपसोंग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र में से खींचकर निकाला। अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी
कैसे शुरू की? तो इसका उत्तर है साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। तो अभी हमने लघु उत्तरी करे, अब हम दीर्घ उत्तरी करेंगे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो इसका उत्तर है उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खुम्भ हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो उत्तर है बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रश्न 3, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? तो इसका उत्तर है लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा कि वह लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। उनके तंबू में लॉपसोंग और तशारिंग दोनों ही थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर पर कोई सख्त चीज़ टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक बहुत ठंडी चीज़ इसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। प्रश्न 4, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? तो इसका उत्तर है जय बचेंद्री पॉल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लेने के लिए पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लेने के लिए आएगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पॉल को चाय जूस लेके आता देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ पोल पर बनाया गया था। यहाँ से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। तो कुल 5 कैंप बनाए गए थे। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? तो इसका उत्तर है एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पॉल अपने साथियों जय, की, मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थीं, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रही थीं।
लेखिका ने दोपहर के बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय भर ली और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। इस कार्य से उनके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। प्रश्न गा, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है, अतः ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए, बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। इसका प्रश्न 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसका आशय है कि ग्लेशियर के बहने से, बर्फ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिमविदर में बदल जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। प्रश्न 3, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इसका उत्तर, जब बचेंद्री पॉल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गईं, तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ। बिना सर नीचे झुकाए हुए अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। अब हम करेंगे भाषा अध्ययन यानी भाषा की पाठ। प्रश्न 1, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। तो इसमें पहला दिया है निहारा, बहुत ध्यान से विस्मय के साथ देखना। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व उसे निहारा। दूसरा दिया है धसकना, इसका अर्थ होता है नीचे धस या दब जाना। बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है। इसका ख्याल पर्वतरोहियों को भयभीत करने वाला होता है। तीसरा दिया है खिसकना, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं। चौथा है सागर माथा यानी सागर का माथा अर्थात एवरेस्ट। लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा, जो नेपालियों को पसंद आया। पांचवा है जायजा लेना, तो इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। छठा है नौसिखिया, इसका अर्थ होता है नया सीखने वाला। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेंजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। भाषा अध्ययन का प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण,
हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी। तो पहला दिया हुआ है टेढ़ी मेढ़ी। एवरेस्ट की बर्फीली चोटियाँ बर्फ़ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थीं। दूसरा है गहरे चौड़े। पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। तीसरा है आसपास। रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। अगला है हक्का बक्का। अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए थे। अगला है इधर उधर। जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना चाहिए। आखिरी है लंबे चौड़े। चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण पहला दिया है अनुकूल प्रतिकूल। तो अगला होगा नियमित अनियमित, आरोही अवरोही, सुंदर असुंदर या फिर खराब, विख्यात कुख्यात, निश्चित का अनिश्चित। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। जैसे पुत्र का सुपुत्र हो जाता है, उसी प्रकार से इसमें उपसर्ग लगाकर हमें शब्द बनाना है। तो पहला है वास। वास का हो जाएगा आवास। अ प्लस व्यवस्थित यानी अव्यवस्थित। प्रति प्लस कूल प्रतिकूल। दुर प्लस गति दुर्गति। अव प्लस रोहण अवरोहण। और सु प्लस रक्षित सुरक्षित। लिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें रिक्त स्थानों में भरना है। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद और सुबह तक। पहला दिया है मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। दूसरा है बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। अगला है उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। और आखिरी है नाटकसा को सुबह तक गांव जाना था। तो ये तो हो गया इसका प्रश्न अभ्यास। इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।